स्वागत है। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो जून 2025 में हुआ उस हालिया संघर्ष पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण है और कोशिश रहेगी कि इस तेज़ लेकिन छोटी सी लड़ाई की खास बातें समझें, कौन शामिल था, क्या हुआ और नतीजे क्या रहे। बिल्कुल। एक अहम घटनाक्रम रहा ये पिछले कुछ हफ्तों का। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून 2025 को इजराइल ने अचानक हमले किए। हाँ, बिल्कुल। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और अहम बात यह है कि परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसमें उनके बड़े अफसर, वैज्ञानिक और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बने। ये तो मतलब कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा और बड़ा कदम था। और जैसा कि उम्मीद थी, ईरान ने फौरन जवाब दिया। हाँ, पलटवार तो होना ही था। जी। इजरायली शहरों पर, उनके मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं और बस यहीं से मामला तेजी से मतलब घंटों में ही एक बड़े संघर्ष में बदल गया। अच्छा, और फिर इसमें कौन कौन शामिल हो गया? जाहिर है बात सिर्फ ईरान और इजराइल तक तो रुकी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी। देखिए, मुख्य किरदार तो ये दो ही थे, ईरान और इजराइल। लेकिन अमेरिका बहुत जल्दी इजराइल के समर्थन में आ गया। समर्थन। न सिर्फ डिप्लोमेटिक समर्थन, बल्कि बाद में उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले भी किए। अच्छा, अमेरिका ने भी हमले किए। जी हाँ। और दूसरी तरफ देखें तो ईरान के जो करीबी माने जाते हैं, यमन में हूती विद्रोही, हाँ हाँ, होती। उन्होंने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी। तो इससे संघर्ष का दायरा और फैल गया। और हाँ, कूटनीति के लेवल पर कतर और जॉर्डन ने भी कोशिश की। कतर का नाम आया था, हाँ। जी, खासकर कतर ने, जिसने बाद में युद्ध विराम कराने में अहम भूमिका निभाई। पर दिलचस्प बात यही है कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कितनी तेजी से इसमें कूद पड़ी। सही कहा। हालात और उलझ गए होंगे। अच्छा, तो ये तो हुई शुरुआत और कौन-कौन शामिल था इसकी बात। अब जरा ये बताएं कि इस दौरान खास घटनाएं क्या रहीं? आपने अमेरिकी हमलों का जिक्र किया, कहाँ निशाना साधा उन्होंने? हाँ, तो अमेरिकी हवाई हमले जो हुए, उन्होंने ईरान के सबसे अहम परमाणु ठिकाने मतलब फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इनको निशाना बनाया। ओह, ये तो उनके मेन न्यूक्लियर साइट्स है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि ये हमले सिर्फ नुकसान के लिए नहीं थे। एक तरह से ये ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश थी, शायद उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर। और ईरान ने इसका क्या जवाब दिया? अमेरिका पे सीधा हमला? हाँ, ईरान ने सीधे तौर पर कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है, उस पर हमला करके जवाब दिया। ये बहुत बड़ा कदम था। वाकई, ये तो सीधा अमेरिका को चैलेंज था। जी। और इसी के बाद वो जो आपातकालीन कूटनीति की बात है, वो तेजी से शुरू हुई। लेकिन पारंपरिक हमलों के अलावा एक और मोर्चा था, जो जो आजकल बहुत अहम हो गया है। आप साइबर हमलों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, वो भी। दोनों देशों ने एक दूसरे के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए बिजली ग्रिड है, सरकारी वेबसाइटें हैं, अच्छा। उन पर साइबर हमले तेज कर दिए। ये दिखाता है कि आज की लड़ाई सिर्फ जमीन, हवा, पानी में नहीं है, डिजिटल स्पेस में भी उतनी ही शिद्दत से लड़ी जाती है। ये तो इस संघर्ष का एक नया आयाम था। तो ये सब करीब 12 दिन चला और फिर युद्ध विराम की खबर आई। इसके पीछे कौन था? हाँ, लगभग 12 दिन। ये संघर्ष डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के साथ खत्म हुआ। उनका तो दावा था कि दोनों पक्ष शांति के लिए मतलब लगभग एक ही समय पर उनके पास आए थे। अच्छा, ट्रंप का दावा? हाँ, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि शायद दोनों तरफ दबाव बढ़ रहा था, लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो रहा था, तो सहमति बन गई। हो सकता है ट्रंप के दावे ने उस पर पर्दा डाल दिया हो। और क्या ये युद्ध विराम टिका? मतलब उसके बाद क्या हुआ? देखिए, शुरू में कुछ उल्लंघन हुए, लेकिन मोटे तौर पर 24 जून तक तो युद्ध विराम लागू रहा। पर तनाव तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। और अगर इसे हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ। तो युद्ध विराम के ठीक बाद ईरान की जो संसद है, उसने आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, हाँ, यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग। जी, उसके साथ सहयोग कम करने के पक्ष में वोट कर दिया। ये एक बड़ा संकेत है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये इसी तरफ इशारा करता है। और ये बात युद्ध विराम कितना नाजुक है और आगे चलकर परमाणु तनाव कितना बढ़ सकता है, इस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और इन सब लड़ाई झगड़े का आम लोगों पर क्या असर पड़ा? मानवीय पहलू क्या रहा इसका? अफसोस की बात है, वो पहलू काफी गंभीर रहा। जो रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक 600 से ज्यादा ईरानी और लगभग 29 इजरायली मारे गए। और दोनों तरफ हजारों लोग या तो घायल हुए या उन्हें अपने घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, विस्थापित हुए। और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जैसे एयरपोर्ट्स, अस्पताल, उन्हें भी नुकसान पहुंचा। तो आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। जी हाँ, हमेशा की तरह ऐसे संघर्षों का सबसे भारी खामियाजा आम जनता ही भुगतती है। तो अगर हम इन सभी सूत्रों से मिली जानकारी को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है आखिर में? देखिए, तस्वीर ये है कि ये एक छोटा लेकिन बहुत तेज संघर्ष था। इसके फौरी तौर पर नतीजे बड़े निकले हैं। युद्ध विराम हो गया है, ये सच है, लेकिन हालात अभी भी बहुत नाजुक हैं, तनाव बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है। और जो बुनियादी मुद्दे हैं वो तो वैसे के वैसे ही हैं। भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। और खास तौर पर जैसा आपने कहा, आईएईए के साथ ईरान का सहयोग कम करने का फैसला, इस पर तो नजर रखनी होगी कि आगे क्या होता है। बिल्कुल। ये स्थिति इस पूरे क्षेत्र में मतलब लंबे समय के लिए शांति और स्थिरता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। क्या ये बस एक तूफान से पहले की शांति है, ये हमें देखना होगा। सही कहा। चलिए, श्रोताओं के सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से ये पूरा संघर्ष भड़का और जिस तरह इसमें पारंपरिक हमलों के साथ साथ साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ, उसे देखते हुए भविष्य में इस क्षेत्र में या शायद दुनिया में कहीं और होने वाले टकरावों की शक्ल क्या हो सकती है? क्या हम युद्ध के एक ऐसे नए दौर में आ गए हैं जहां डिजिटल मोर्चा भी उतना ही अहम है जितना जमीनी लड़ाई? इस पर जरूर सोचिएगा।